गुजरात में बीजेपी के धर्म संकट पर बात करने के लिए राजनीति के सारे दावेदार हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ इस बहस में हैं और वो ये बताएंगे कि सीएम बदलने के पीछे बीजेपी की क्या सोच है, वो सोच और नया सीएम कामयाब होंगे कि नहीं, क्या ये बदलाव उन्हें एक बार फिर गुजरात में सत्ता दिला पाएगा। ये सारे सवाल संबित पात्रा से होंगे। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आशुतोष हैं जो ये बताएंगे कि गुजरात में उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ असंतोष में अपनी संभावनाएं क्या तलाश रही है, अगर हां तो उसका आधार क्या है और वो कहां तक जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जीतू पटवारी हैं जो बताएंगे कि गुजरात में बीजेपी की मौजूदा स्थिति के पीछे क्या उनकी पार्टी है, बीजेपी के बदलाव का असर कांग्रेस कैसे काटेगी, क्या गुजरात में कांग्रेस में इतनी मजबूती है कि वो अगले चुनाव में मोदी को टक्कर दे पाए, हरा पाए। साथ ही हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार आर.के. मिश्रा जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की रणनीति पर काफी बारीक सोच रखते हैं और वो हमें गुजरात के मौजूदा हालात और बदलाव के निष्पक्ष मायने समझाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत संबित पात्रा से करना चाहूंगी। संबित पात्रा जी, ये जो बड़ा बदलाव हुआ है, गुजरात में सियासी कमान विजय रूपाणी को दी गई है, नितिन पटेल डेप्यूटी सीएम। नितिन पटेल विजय रूपाणी का ये कॉम्बो ऑफर क्या 2017 का चुनाव जिता पाएगा बीजेपी को गुजरात में? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विजय रूपाणी साहब को और नितिन पटेल दोनों को, जो कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा भाजपा की तरफ से। दूसरी बात है, देखिए, जहां तक आनंदीबेन जी का जाने का सवाल था, आप लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमने चुनाव जीतने के लिए चीफ मिनिस्टर बदला है, ये उचित नहीं है। बड़े स्पष्टता के साथ आनंदीबेन जी ने भी चिट्ठी के माध्यम से और उसके पश्चात उन्होंने एक वक्तव्य के माध्यम से ये कहा था कि चूंकि मैं नवंबर में 75 की हो रही हूं, और ऐसा आप देख ही रही हैं भारतीय जनता पार्टी में 75 पे होने पे किस प्रकार का बदलाव हो रहा है, वो पहले से भी उसका प्रेसिडेंट सेट है। हम नजमा अब्दुल्ला जी के केस में देखा, बाकी केसेस में भी हमने वो देखा है। तो स्वाभाविक रूप से अपने इच्छा से, स्व इच्छा से, जिसको अंग्रेजी में वॉलंटरी रिटायरमेंट कहते हैं, वो आनंदी पटेल जी वो ने 25 अप्रैल को जो पार्टी लीडरशिप को ओम प्रकाश माथुर साहब ने रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें तो कुछ और ही कहा गया था। उसमें तो ये कहा गया था कि आनंदीबेन पटेल की, हार्दिक पटेल के एजिटेशन के बाद जो पॉपुलैरिटी है, प्रसिद्धि है, वो कम होती जा रही है। नहीं, वो रिपोर्ट पता नहीं आपने कुछ और रिपोर्ट पढ़ी है। जो वक्तव्य मैंने सुना है और जो चिट्ठी मैंने पढ़ी है, वो चिट्ठी तो सार्वजनिक है, फेसबुक पोस्ट पे भी था। स्वाभाविक रूप से नवंबर में वो 75 की हो रही है, एक परिपाटी पार्टी में चल रहा है और ये एक अच्छा स्वागत योग्य परिपाटी है। आप इस पार्टी की सुंदरता को देखिए, केवल एक ही परिवार के लोग बनते रहे। अगर 75 के होने पर अगर नए लोगों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है, रास्ता छोड़ा जा रहा है, तो इसमें तो स्वागत करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जो किया आज एक कार्यक्रम में बड़ा दर्द भी उनका झलक आया। उन्होंने कहा कि लोग तो 85 साल की उम्र तक काम करते हैं, यहाँ तो 70 साल में ही घर बैठना पड़ता है। ठीक है, आपने कहा कि ये पार्टी की एक नीति है जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने गुजरात में जब तक वो मुख्यमंत्री रही, चाहे वो दलित आंदोलन हो, चाहे वो पाटीदार आंदोलन हो, वो कहीं सफल नहीं रही है, आप भी जानते हैं। हमारे साथ जीतू पटवारी साहब कांग्रेस पार्टी से मौजूद है। जीतू पटवारी साहब, सवाल ये है कि अब ये जो बदलाव किया गया है, बैकफुट पर जो बीजेपी थी, फ्रंट फुट पर आने के लिए जो बदलाव किया गया है, कांग्रेस पार्टी की कैलकुलेशंस तो बिगाड़ दी होंगी इसने। आनंदीबेन पटेल सत्ता में रहती तो आपको फायदा था, वो दिख भी रहा था। अब क्या करेंगे आप? बात इतनी है नेहा कि जिस तरीके से अभी संवित बता रहे थे, वो सबको लगता है कि कोरा झूठ कैसे बोलते हैं, वो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। अच्छा। एक्चुअल में जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में, वो सबको दिखने लगा है। गुजरात मॉडल को लेके पूरे देश में गए थे, क्या है गुजरात मॉडल, ये सबको दिखने लगा है। सिर्फ आनंदीबेन को बदलने से गुजरात का असली चेहरा ये छुपा लेंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। असली चेहरा क्या है गुजरात का? असली ये है पाटीदार आंदोलन में जिस तरीके से हार्दिक पटेल के साथ इनने व्यवहार किया, पूरे देश ने देखा है। बेरोजगारी का आलम देश में 5वें नंबर पर गुजरात, जो विकास का मॉडल लेके गए थे, सबसे ज़्यादा बेरोजगार 5वें नंबर पर गुजरात आता है। किसानों के आत्महत्या में क्या स्थिति, संवित मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते हैं, स्टडी बहुत करते हैं। कर्मचारियों में इतना असंतोष है गुजरात में कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। रोज एक बड़ा आंदोलन कर्मचारी करते हैं गुजरात की सरकार और गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आप देखोगे दलितों के अत्याचार में देश में जिस तरीके का वातावरण इस सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, किसी से छुपा नहीं, एक बड़ी खाई पैदा कर दी दलितों और आम आदमी में
ये भारतीय जनता पार्टी की सोच, इसका विचार और गुजरात का मॉडल जो संबित, देश को बांटने पे तुला वो कह रहे हैं ये मैं समझता बांटने हूं वाला असली चेहरा आनंदीबेन के जाने के बाद नया चेहरा आने से छुपेगा नहीं। देखिए, मैं आपको अभी ऑनसेट में ही बता दूं, डिबेट आरंभ हुआ है, बहुत सारी चीजें कही जाएंगी, मगर जो मैच्योर परिपक्व होता है और जो काम करता है ना, वो बहुत चिल्ला चोट नहीं करता है। जहां तक बेरोजगारी, सारे लोग वहां बहुत परेशान थे, वर्षों से परेशान थे, अब जाके सब सामने आ रहा है। तो 15 साल तक हमारे सरकार को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, गुजरात की जनता ने, गुजरात के लोगों ने हमें आशीर्वाद 15 साल तक दिया है। हमने जबरन किसी से एक वोट नहीं लिया है। तो स्वाभाविक रूप से कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे पहले सच बोलती है और नेता तो झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, वो उसी के आधार पर मालूम पड़ जाता है। तो हमने उनके वोट को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया है 15 वर्षों तक, और मैं आपको आज बताता हूं आने वाले 5 वर्षों तक भी हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि बिल्कुल नियत में किसी खोट के न रखते हुए हमने आने वाले 5 वर्ष वर्ष भी बीजेपी के नाम ही होंगे गुजरात के। आशुतोष, अगर यही है तो फिर आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा क्यों लेना पड़ा, क्यों जाना पड़ा आनंदीबेन पटेल? देखिए नया इस पूरे परिप्रेक्ष्य को बहुत बृहत्तर जो पटल है उस पर समझना पड़ेगा। इस वक्त गुजरात के अंदर 3 तरीके का आक्रोश पल रहा है। पहला आक्रोश जो है वो पटेल समुदाय का है, और पटेल समुदाय जिसने बीजेपी को गुजरात के अंदर बीजेपी बनाया, आप देखिए किस तरीके से केशुभाई पटेल के साथ उनको बेइज्जत करके पार्टी में एकदम मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, और बाद में उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना पड़ा, ये पूरी दुनिया ने देखा। अब आनंदीबेन पटेल के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनको 75 साल की उम्र का, कलराज मिश्रा जो है नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के अंदर है, उनको 75 साल का नियम लागू नहीं होता है। हर अखबार कह रहा था इस बार नितिन पटेल जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनको ना बना के विजय रूपाणी को बनाया गया, क्योंकि विजय रूपाणी अमित शाह के बड़े करीबी हैं और उनके कठपुतली होंगे। तो एक तो पटेलों के अंदर जो असंतोष वो आप देख रही हैं। दलितों के अंदर जो असंतोष है वो खुलकर सामने आया। अभी 3 दिन पहले गुजरात के अंदर जो, और आज से वहां पे 5 से 15 तक अहमदाबाद से लेकर ऊना तक वहां दलितों का एक बहुत बड़ी पदयात्रा चल रही है, वो देख लीजिए आप। तीसरा, गुजरात के अंदर जो शराबबंदी लागू है, उस शराबबंदी के खिलाफ गुजरात के गांव के अंदर वहां पे इस वक्त एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, और इतना बड़ा मिथ जो पैदा किया गया है, गुजरात के अंदर शराब नहीं बिकती है, शराब वहां पे लोगों के घर तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप कब जब चाहिए तब आपको शराब उपलब्ध हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी की एडमिनिस्ट्रेटिव कौशल का नतीजा है वहां पे। तो ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा असहज नहीं है, ये गुस्सा बहुत स्वाभाविक है, और इसी स्वाभाविकता से निपटने के लिए आनंदीबेन पटेल को हटाया गया है और अब नया मुख्यमंत्री लाया गया। एक बात और कहना चाहता हूं, जब बीजेपी ने अपने यहां 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, तब तक उनकी हार हुई है। दिल्ली के अंदर पहले मदन लाल खुराना थे, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा आए, और अंत में जो सुषमा स्वराज है, बीजेपी हार गई और आज तक सरकार में नहीं आई। उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह को हटाया, उसके बाद रामप्रकाश गुप्ता को लाया गया, रामप्रकाश गुप्ता को हटा के राजनाथ सिंह को लाया गया, बीजेपी हार गई। पिछले 15 सालों में आज तक बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आ पाई है। तो गुजरात भी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रास्ते पर जा रहा है। ये बात अगर बीजेपी मान ले तो बहुत अच्छा है, और शायद बीजेपी के नेतृत्व इस बात को जानता है, इसीलिए उसने जो आनंदीबेन पटेल को हटा के दूसरा मुख्यमंत्री लाने की कोशिश की। लेकिन ये भी एक तरीके से उत्तर प्रदेश और दिल्ली का रास्ता है। संबित, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ गुजरात सियासत पर अपनी गहरी पकड़ रखने वाले, पैनी नजर रखने वाले आर.के. मिश्रा साहब भी मौजूद हैं। मिश्रा साहब, सवाल ये है, पाटीदारों को, दलितों को, जो नाराज वर्ग है गुजरात का, उन्हें साध पाएंगे रूपाणी? देखिए, सबसे पहली प्रतिक्रिया जो आई है वो हार्दिक पटेल की आई है, और उन्होंने ये कहा है कि अब गुजरात के ऊपर अमित शाह जी का डायरेक्ट राज हो गया है। ये जो प्रतिक्रिया है एक सूचक है, क्योंकि ये फीलिंग जो है ज़्यादातर लोगों में है कि विजय रूपाणी जो थे वो उनके डायरेक्ट नॉमिनी थे, और कल से नाम फिर आया था और नाम चल रहा था नितिन पटेल का। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी प्रतिक्रिया दे दी थी और सब चीज़ ये मान के चला जा रहा था, और सडनली लास्ट 2-3 घंटे में फिर ये चेंज हुआ। अब स्थिति ये हुई है कि नितिन पटेल तो वैसे भी पाटीदारों के साथ नेगोशिएट करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसको नितिन पटेल ही हेड करते थे। नितिन पटेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो वहीं हैं। रूपाणी उनके जूनियर थे, वो अब उस पोजीशन में आ गए, चीफ मिनिस्टर में आए हैं। तो एक्सेप्ट के फेस बदला है, कोई चीज़
अभी ऐसा नजर नहीं आता कि जो यहाँ पर डिस्कंटेंट बढ़ रहा है वो इस चेंज से जिसे कहेंगे कि शांत हो जाएगा। वो इश्यूज अपने आप अपनी जगह हैं और वो चीज़ अभी भी रहेगी इन दी रन अप टू द इलेक्शंस। और ये आनंदीबेन कुछ भी कहा जाता हो, ये 75 साल की उम्र की बात हो और कुछ हो, ये उनके सर्कल से बाहर आ रहा है। वो उन्होंने, जैसे आपने ही बताया कि उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कहीं बोलते हुए कि वो इन सारी चीज़ों से रुष्ट है। उन्होंने अपना वजन नितिन भाई के पीछे डाला था इन द सनप मुख्यमंत्री जी के लिए, लेकिन ऐसा हुआ हैं रूपानी, विजय रूपानी, जिनके बारे में आप कह रहे हैं। हार्दिक पटेल ने कहा है कि वो अमित शाह अब सीधे राज्य को देखेंगे विजय रूपानी के माध्यम से। तो सवाल ये है, गिरती साख सत्ता जाने का डर, इसको लेकर बीजेपी ने एक कदम उठाया। ये कदम क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या फिर बाकी पार्टियों के लिए रास्ते खुलेगा? धर्म संकट में आज हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात की सियासत की, बड़े बदलाव की, नए मुख्यमंत्री के गुजरात में आने से क्या बीजेपी 2017 का चुनाव जीत पाएगी? ब्रेक पर जाने से पहले संबित पात्रा, आशुतोष ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि 5 साल में जब भी 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले, ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बीजेपी वापस सत्ता में नहीं आई। मतलब उनका कहना है कि राइटिंग इज ऑन द वॉल, बीजेपी को पढ़ना चाहिए, बीजेपी के लिए अच्छा होगा। देखिए, ये टोना टोटका पे तो मैं विश्वास नहीं करता हूं और ये उन्हीं को मुबारक हो टोना टोटका। वैसे तो 1 साल के अंदर जिसकी 1/3 कैबिनेट कोलैप्स कर गई हो, जो कि दिल्ली की कैबिनेट की हुई है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करती है, वो भी तो चल रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार का टोना टोटका मुझे सवाल मत पूछिए। जहां तक तथ्यों पे बात करना है मैं बता देता हूं जो सवाल उठे हैं। पहली बार ये कहा जा रहा है कि विजय रूपानी कठपुतली हैं। आशुतोष जी ने भी कहा कि वो कठपुतली हैं। कठपुतली क्या होता है वो थोड़ा प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी से पूछिए। जब वो तार काट रहे थे ना अपने सर के ऊपर कठपुतली वाला, तो उनको फोन आया था पीछे से लात पड़ने वाला। और कठपुतली क्या होता है वो जीतू पटवारी जी बहुत अच्छे से बता पाएंगे, गांधी परिवार की कठपुतली है ना सारे लोग, तो वो कठपुतली तो उनसे पूछिए। मैं आपसे भी बोलता हूं, देखिए जब आनंदीबेन बनी थी चीफ मिनिस्टर तो सब लोग कह रहे थे ये भी कठपुतली है, ये क्या है कठपुतली, तो ये ठीक क्वेश्चन नहीं है। दूसरा बात, माहौल कौन बिगाड़ रहा है? मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, ये आम आदमी पार्टी के ही सदस्य हैं आबिद और सलीम सट्टार। क्या इन्होंने बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं की हत्या नहीं की नवंबर 2015 में, वो भी दाऊद इब्राहिम के इन्वॉल्वमेंट के साथ? ये तो एनआईए जांच कर रही है। खुद इनके जो भरूच के अध्यक्ष हैं उन्होंने माना है इस बात को कि हाँ हमारा वो सदस्य था, एक्टिव मेंबर था, हमने उसे हटा दिया है। संबित पात्रा, मुद्दे पे आ जाते हैं ना वापस, मुद्दे पे। गुजरात में सीएम का बदलाव हुआ है, मुद्दे पे आ जाते हैं। मैं बिल्कुल मुद्दे पे बोल रहा हूं। मैं बताऊंगा मुद्दा क्यों है ये महत्वपूर्ण। देखिए, जहां भी ये लोग राजनीतिक पेट जमाना चाहते हैं, एम्बिशन उनका होता है, वहां जाके वो कुरान फाड़ देते हैं, वहां जाके दंगे करवाते हैं और स्वाभाविक रूप से ये कुछ दिन तक छुपता है, उसके बाद ये जागृत हो जाता है। तो इसलिए जो सच्चाई है मैं बयां कर रहा हूं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, गुजरात कहां बीच में आता है? बघेला जी का न्यूज, गुजरात कहां बीच में आता है? जब आप ये बात बोल रहे हैं, तो ये आबिद कहाँ का है? ये भरूच का गुजरात का ही तो है जो अरेस्ट हुआ है, जिसने गुजरात भरूच के हमारे बीजेपी युवा विजय रूपानी और नितिन पटेल, ये 2 लोग अब बैठेंगे शीर्ष पर, तो जनता ये जानना चाहेगी ना कि अब इससे कैसा बदलाव। अब सोचिए ना, हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि अमित शाह रूपानी की आड़ में सरकार चलाएंगे। वो तो इस फैसले से खुश नहीं है और उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करके नाक में दम किया था आनंदीबेन पटेल सरकार की, वो आप जानते हैं। हार्दिक पटेल कोई हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट थोड़े ही हैं। हार्दिक पटेल कोई राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं जो वो खुश नहीं है तो हम बोलेंगे अच्छा हम नहीं बनाएंगे चीफ मिनिस्टर। हार्दिक पटेल कर अरविंद केजरीवाल से प्रेसिडेंट राजनीति नहीं करते, अच्छा मैं छोड़ दूंगा। नहीं तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। ये वो आप बार मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही है कि हार्दिक पटेल खुश नहीं है? अरे नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ सर कि जिनके नेतृत्व में आंदोलन ने इतना हाल खराब कर दिया कि आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया, अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए ना संबित पात्रा जी। बिल्कुल, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, ये लोकतांत्रिक कंट्री है, स्वाभाविक रूप से कोई भी, चाहे वो हार्दिक पटेल हो, चाहे वो आशुतोष जी हो या पटवारी जी हो, जाके वहां आंदोलन कर सकते हैं, उनका अधिकार है। और हमारे पार्टी को कैसे चलाना है ये हमारा अधिकार है। और किसने कहा कि आनंदीबेन जी को आप टोना टोटका कठपुतली की बात करते रहिए। बीजेपी ने अपना दाव चल लिया है,
संबित पात्रा कह रहे हैं आप कोशिशें करते रहिए गुजरात में उथल पुथल लाने की, बीजेपी ने अपना दाव चल लिया। नेहा, सबसे पहले तो मैं संबित पात्रा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मान लिया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर बहुत जबरदस्त लोकप्रिय हो रही है, इससे बीजेपी घबराई हुई, इसलिए पूरे वार्तालाप में उन्होंने सिर्फ आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, किसी और का जिक्र नहीं किया। और दूसरी बात, मैं इस बात को लेकर उनको फिर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अब आपके चैनल पर हार्दिक पटेल का मजाक उड़ाया है। बीजेपी के जो नेता गुजरात के हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हार्दिक पटेल का मजाक टीवी चैनल पर उड़ाने का राजनीतिक खामियाजा बीजेपी को आने वाले दिनों में कितना भुगतना पड़ेगा। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, कृपया संबित पात्रा जी को हार्दिक पटेल के का अपमान करने दीजिए। ये तो हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे क्या गुजरात में? और उसके बाद इन तक संदेश चला। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से हार्दिक पटेल उनके सीएम कैंडिडेट है, ये तो मान गए हैं, ये तो मान गए हैं, अपमान कर रहे हैं, तो पाटीदार समाज जो है वो गुजरात के अंदर देख रहा है कि पहले केशुभाई पटेल का अपमान किया गया, निकाल दिया गया, आनंदीबेन पटेल ने आपने विजय रूपाणी को जो कहा है वो अभी पूरा देश देख रहा है, जैनियों के लिए और बनिया समाज के लिए जो कहा है ये अभी पूरा देश देख रहा है कि आपने उन्हें कठपुतली कहा है। अरे आप लोग गुजरात में विकास की बात नहीं करेंगे, जाति जाति खेल रहे हैं, जाति जाति के फेर में पड़े हैं। और बात ये है जो असली मुद्दे आप जैन समाज के लिए जो गाली निकाल रहे हैं यहाँ बैठ के, जैनियों के लिए जो भाषा का प्रयोग कर रही है, मुझे ब्रेक लेना होगा, जाति जाति से जरा बाहर निकलेंगे। भी उत्तर देंगे इसका। एक मिनट, संबित पात्रा आप डॉक्टर हैं, ये कौन सी सर्जरी है? ये कौन सी सर्जरी है? सवाल ये भी है। चलिए मुझे एक ब्रेक लेना होगा। पेशेंट है वैसी सर्जरी होती है ना, वैसा ही पेशेंट है ये। संबित पात्रा मुझे एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के उस पार जीतू पटवारी साहब मैं आपसे भी बात करूंगी और सवाल ये हमारा रहेगा, नेतृत्व परिवर्तन करके जो घाव गुजरात को मिले हैं उस पर मरहम लगा पाएगी बीजेपी? धर्म संकट में आज का बड़ा सवाल, आज की बड़ी खबर गुजरात की सियासत से। विजय रूपाणी होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री और इस घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा, सुनिए। जो नाम तय हुआ वही चर्चा मेरे साथ हुई और अमित भाई, सतीश जी और दिनेश जी ने विशेष रूप से एमएलए, हमारे 15 प्रमुख नेता, हमारे सांसद, इनके साथ करीब क्या क्या चर्चा हुई उसकी जानकारी मुझे थी। उसके साथ जो हमारे प्रमुख नेता थे उनसे चर्चा हुई और सबसे चर्चा होने के बाद आनंदीबेन जी ने ये प्रस्ताव रखा है। ये पूरी तरह से यूनानिमस हुआ है और ये बात तो होती है कि कोई भी व्यक्ति के चयन करने के पहले आप मीडिया में, आप सब लोगों का अधिकार है कि उसकी चर्चा आप करते हैं, पर कभी कभी आपका अंदाज सही होता है, कभी कभी आपका अंदाज सही नहीं होता है। तो ये मुझे लगता है कि मैं पहली बात तो ऐसी है कि पहली बात तो ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी में ये फैसला बहुत यूनानिमस हुआ है और सभी नेताओं से विचार विनिमय करने के बाद और ये निर्णय हुआ है। और मुझे लगता है कि आप भी ये समझिए कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो पूरी तरह से पार्टी का यूनानिमस फैसला है और उसका निर्णय हुआ। संबित पात्रा जी, ऐसा लगता है कि आनंदीबेन पटेल के मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी के भीतर कई खेमे भी बन गए थे। काफी दर्द दिखाई दे रहा है गडकरी साहब की आवाज में। मेरे को तो बिल्कुल दर्द नहीं सुनाई दिया, मेरे को तो बड़ी स्पष्टता सुनाई दी। ये देखिए, ये किसको क्या दिख रहा है, किसको क्या सुनाई दे रहा है, मैं उसमें नहीं जाने वाला हूं। सर, डॉक्टरों को दर्द का कहाँ पता चलता है? मरीजों को पता चलता है ना दर्द का। डॉक्टरों को दर्द का पता चलता है, मगर ये आप लोग डॉक्टर मत बनिए। मैं डॉक्टर हूं ना, आपने डॉक्टर से पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं देखिए, आप एंकर हैं, रेस्पेक्टेड एंकर हैं, डॉक्टर मैं हूं, इसलिए आपने मुझसे सवाल पूछा। दर्द नहीं है, चेकअप के बाद बता रहा हूं। उसमें प्रसन्नता है, उसमें शांति है, उसमें खुशी है, उसमें यूनानिमिटी है। ये रिपोर्ट आपको मैं सबमिट कर रहा हूं। और देखिए, बड़ी बात यह है कि मैं अभी बड़े सोच समझ के कहता हूं, गुजरात का हीरो नरेंद्र मोदी होंगे, गुजरात का हीरो अमित शाह होंगे, गुजरात के हीरो आदरणीय आशुतोष जी या अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकते हैं। मैं आज कह रहा हूं, आप पूछ लीजिए गुजरात के लोगों से। अगर गुजरात के लोग कहें कि अरविंद केजरीवाल या आशुतोष जी या संतोष सिंह जी गुजरात के हीरो हैं, तो मैं बोलता हूं ये नहीं हो सकता है। गुजरात के सिंह, गुजरात के शेर हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। आशुतोष,
जी नहीं, मैं संबित पात्रा की खीज, उनकी बौखलाहट समझ सकता हूं। आपने एक डॉक्टर पे एक सवाल पूछा, तो मैं जरा बता दूं कि संबित पात्रा जी के खिलाफ एक केस एमसीआई में चल रहा है नेग्लिजेंस का। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, उसके बारे में भी जरा खुलासा कर देते तो मरीज और डॉक्टर के बीच का जो रिश्ता है वो आज जनता के सामने सुनिए ना, नहीं, मैं ये खुलासा चर्चा का कर विषय देता अभी हूं। तक- आपने अभी नहीं, तक दिल्ली को आपने लेकर- बोला तो मैं खुलासा कर देता हूं। अच्छा, ठीक है। अभी तक मैं जो है, खुलासा कर पर बहुत अभी संक्षेप तक में, हाँ, दिल्ली ये को खुलासा लेकर- हमारी अभी तक आपने देखा- मुख्य टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो बस संक्षेप में, अब मैं- इसकी मैं चर्चा बोल चल देता पड़ी है हूं, तो क्योंकि संबित जी बोला बोल गया। दीजिए। हाँ, सही बात है, चूंकि विषय नहीं है, फिर भी कुछ आक्षेप व्यक्तिगत किया गया है तो मैं बोल देता हूं। कोई केस नहीं चल रहा है, एक कंप्लेंट हुआ था, उसमें जो मेरे परिवार से ही हुआ था, मालूम पड़ा कि जो कंप्लेनेंट ने ये कहा था कि मैं रेफरिंग डॉक्टर था, तो एमसीआई ने उसे विड्रॉ कर लिया कि ये रेफरिंग डॉक्टर थे, ये ऑपरेटिंग डॉक्टर नहीं थे, तो केस बंद हो गया। दैट इज इट। मेरे परिवार का ही केस था, बता दूं आपको। ठीक है। अच्छा, जीतू पटवारी साहब, आप मेरा जानकारी सवाल ले आपसे सकते हैं। ये है, जीतू पटवारी साहब, कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है? 2 दशक से आप लोग सत्ता से चलिए, बाहर मान हैं। तो जब लिया तक कि इनके आनंदीबेन खिलाफ केस हुआ था पटेल सत्ता में negligence थी, आप लोग बढ़ अब रहे सरकार थे, इनकी है तो पर अब वापस तो उस होना दाव आसान को भी काम। बीजेपी काट रही है, विजय रूपाणी और नितिन पटेल को कमान संभाल के। नहीं, 2 बातें हैं, कौन डॉक्टर सही है, किस पे केस चल रहा है, मैं शायद उसके लिए एक अलग डिबेट करानी चाहिए। मैं इतना जरूर जानता हूं कि देश ये देख रहा है, एक नागनाथ है और दूसरा सांपनाथ है। खैर, चर्चा का विषय ये नहीं है। एक बात आशुतोष ने बहुत अच्छी रचना कही, जी आप बता दीजिए। मैं आज एक बात बहुत अच्छी आपने कही है संवित, कि हमने न्याय किया, उसमें शांति है, खुशी है। मुझे याद है वो एक किस्सा जिसमें अटल जी ने कहा था एक बहुत बड़े मुद्दे पे कि राजधर्म का पालन आदरणीय मोदी जी को करना चाहिए, जिनको आप हीरो बता रहे हैं। तो मोदी जी पास में ही बैठे थे और कह रहे थे राजधर्म का ही पालन कर रहा हूँ, राजधर्म का। वो वीडियो को अगर ढंग से देखेंगे, क्या हालत कर दिया आपने गुजरात की, ये पर देखें। पटवारी साहब, उसके बाद मैं- नहीं, 12 साल तक तो नरेंद्र मोदी ने कमान अरे आप संभाली ये है। बताइए कैसे कि रहे? आप लोग नेहा, अगर ताकत में वापस आए तो नेहा, आनंदीबेन के वक्त आए। नेहा, मैं कैसे इसीलिए रहे? तो कह रही हूँ, आपके लिए तो अच्छा था कि कैसे? आनंदीबेन अब तक पावर में थी, अब तो वो चली गई हैं। नेहा कैसे रहे ये मैं बताना चाहता हूँ। कल एक दलितों की रैली हुई, उनके नेता मेघावी जी, उनने कहा कि अब हथियारों के लाइसेंस लो, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ऐसे नरेंद्र मोदी जी रहे। हार्दिक पटेल को अभी गाली दे रहे थे, उसकी मजाक उड़ा रहे थे संवित। हार्दिक पटेल ने कहा खुदकुशी करने से तो अच्छा है हत्या गाली करना। दिया? कौन सा गाली दिया मैंने? आप मेरी बात समझे संवित, सुने नहीं, आप। नेहा जी आप वो बाइट दिखाइए जहां हमने किसी को गाली दी हो। मैं चैलेंज करता हूं, किसको गाली दी हमने डिबेट नहीं, में? आपने किसको कहा गाली दी? हार्दिक पटेल को ले, कौन होते हैं हार्दिक पटेल ये बोलने वाले कि हाँ, कौन मैंने क्या कहा बनेगा? कि हार्दिक पटेल ये हमारे आपने कहा, पार्टी का इसलिए निर्णय मैंने नहीं ये ले याद सकते दिलाया हैं। आपको। तो हार्दिक पटेल संबित, कांग्रेस पूरी का बात- निर्णय ले सकते हैं क्या? पूरी बात सुनो भाई, हार्दिक आप पटेल बोल रहे कहेंगे थे, कि मैं बीच में प्रियंका नहीं बोला। गांधी को हटा दीजिए, राहुल आपने भी गांधी हंसी को हटा मजाक दीजिए, किया, हटा आपकी देंगे। डॉक्टरी के पेशे को एकदम क्लियर ही किया। मैं जब तक नहीं बोला, आपने आपका ना जस्टिफिकेशन ना, दिया। आप अरे शांत वैसे रहो। तो आशुतोष जी सुनने आईबीएन की चैनल में आदत क्या डालो भ्रष्टाचार संवेद, कर रहे पूरा थे, देश देखता वो है, बोलना रोज आप शुरू कर बात दूं तो काटते हो, आशुतोष जी लोगों चले के अच्छे जाएंगे नहीं यार। लगते एक हो मिनट, टीवी पे। पर्सनल नहीं सर, मेरा टॉपिक मेरा रहिए ना, अनुरोध है मुद्दे पे संबित, रहिए। आप अच्छे व्यक्ति ना ना, हैं। पर्सनल नहीं, जीतू पटवारी आशुतोष साहब। जी ने आईबीएन चैनल में कितना एक मिनट, घपला किया नहीं, है, नहीं। ये कौन नहीं जानता है? वहां क्या क्या आप करते लोग थे? गुजरात की बात करने आए, गुजरात तक सीमित रखिए ना। गुजरात की जनता को मैं- क्या मतलब है कहाँ कौन क्या नहीं हुआ? जानता है वहां वो क्या क्या ठीक करते है, थे, एक कितने मिनट, कंप्लेंट जीतू पटवारी थे, साहब। उनके मेरा- कर्मचारियों ने मैंने उनके आपसे खिलाफ पूछा क्या क्या आप बोल लोगों रखा का था। दाव आगे वो क्या होगा? चिट्ठियां अगर अब दिखा दी हार्दिक पटेल जाएगी का इतना तो समर्थन आप आशुतोष कर जी रहे हैं, तो शर्म मैं से छूट पूछ लूं जाएंगे। आपसे, हार्दिक पटेल आपकी तरफ से चुनाव लड़ेंगे क्या कांग्रेस पार्टी की अगर तरफ से? चुप रहे और पूरी बात सुने तो मुझे अच्छा लगेगा कि देश हाँ, आपको देख sorry, रहा sorry, है। बताइए। ये भी मुझे पता है बताइए संबित, जी, भारतीय बताइए। जनता पार्टी झूठ बेचने में नंबर 1 है और आप उसके सबसे बड़े प्रवक्ता हो, ये मैं जानता हूं। झूठ अच्छे से बोलते हो। आप राहुल गांधी का मेरा सच अनुरोध बोलिए, आप इतना राहुल है, गांधी का सच बोलिए, मेरा हमें कोई आपसे परेशानी अनुरोध इतना है कि आपने कैसा गुजरात बनाया कि एक तरफ तो हार्दिक पटेल कहता है मरने से अच्छा मारना है और एक तरफ एक व्यक्ति कहता है हथियार ले लो, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दलित परिवार का व्यक्ति कल महारैली में बोला। एक तरफ कल्पेश ठाकुर, उसने एक सेना बनाई इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से मुझे लड़ना है, बयान दिया। तो क्या नरेंद्र मोदी जी आपके हीरो ऐसा गुजरात मॉडल देश में लाना चाहते हैं? थोड़ी गंभीर बात है संवित, मैं हंसी मजाक में इस बात को नहीं आपको कहना उसका चाहता, उत्तर देता हूं। पर यह बात नहीं, आपने बिल्कुल एक सवाल सही है पूछा, मैं उसका उत्तर कि देता क्या गुजरात की आज महिलाओं के हालात क्या है, बलात्कार के, इसमें इसका रेशियो भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से क्या, जरा चेक करो आप। देश के 3रे नंबर पे आता है गुजरात। ऐसे में आप आनंदीबेन को हटा के दूसरों को भी लाओगे तो भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी अगली बार। और एक नागनाथ और एक सांपनाथ, इन दोनों को देश देख रही है, दिल्ली में भी देख रही है, गुजरात में भी देख रही है और देश में भी देख रही है। संबित,
मैं इसका स्पष्ट उत्तर देता हूं और संक्षिप्त उत्तर देता हूं। देखिए 3 दिन पहले न्यूज़पेपर्स का हेडलाइन क्या था? शंकर सिंह बघेला 700 करोड़ रुपए के लैंड स्कैम में, जब वो यूनियन मिनिस्टर थे टेक्सटाइल के, उसमें धरे गए हैं। अब उनके ऊपर केस चल रहा है। देखिए कांग्रेस के किस प्रकार के नेता है गुजरात में। देखिए गुजरात में नेता होगा तभी तो कोई लीड करेगा। एक का नेता मर्डर केस में पकड़ा गया है, जेल के अंदर है। दूसरा नेता 700 करोड़ रुपए जनता का गबन कर चुका है। ऐसे में वो किससे कंपैरिजन करना चाहते हैं? ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, बौखलाहट में बहुत कुछ कहेंगे। चूंकि हम सरकार में है, सम्मान के साथ इनको क्षमा करना चाहिए। और गुजरात में किस प्रकार से कांग्रेस चुनाव लड़ी है वो भी हम देखें कि पोल में चढ़ के, पिछली बार पोल में चढ़ के इनके गुजरात के अध्यक्ष क्या कर रहे थे वो हमने देखा था। पोल में चढ़ के पोस्टर उतार रहे थे, वो भी हमने देखा था। चलिए ब्रेक के बाद आशुतोष मैं आपके पास और आर के मिश्रा साहब के पास आऊंगी और सवाल ये रहेगा कि बीजेपी में अगर मोदी नहीं तो क्या कुछ भी नहीं? क्या गुजरात ने हमें कम से कम ये दिखा दिया है? धर्म संकट के आखिरी चरण में हम और हमारे तमाम राजनीतिक मेहमानों की बात को आर के मिश्रा साहब ने सुना बड़े ध्यान से। मिश्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी और बहुत संक्षिप्त में सब, अगर अब हम गुजरात की बात करें, एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ हार्दिक पटेल, बीच में गुजरात का चुनाव, आगे किस तरह का रास्ता, किस तरह की डगर देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप पृष्ठभूमि देखें तो सबसे पहले ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जब थे गुजरात में, वही सरकार थे, वही पार्टी थे। उनके यहाँ से जाने के बाद आनंदीबेन आई, उन्होंने सरकार संभाली, लेकिन अंदर से ग्रुपिज्म जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। अंदर ग्रुप्स, चूंकि दिल्ली में भी गुजराती है जी, और गुजरात में दिल्ली है, इसलिए इस वजह से यहाँ पुश और पुल फैक्टर्स बहुत वर्क करते हैं। हाँ। लबोलबाब ये है कि इस सारी स्थिति में एक स्थिति का निर्माण हुआ कि एक पाटीदार एजुटेशन शुरू हुआ, जिसमें एक 21-22 साल के लड़के को 9 महीने आपने जेल में सेडिशन के चार्ज पे रखा, जिसकी वजह से वो एक नेता बन गए। अल्पेश ठाकुर ओबीसी के नेता बन गए। तीसरे अभी दलित का जो एजुटेशन हुआ उसमें मेवानी जी एक, तो आज की तारीख में ताकतवर कौन दिख रहा है सर? अब ये जो लीडरशिप है, हाँ। ये देखिए, ये जो फैक्टर है ये बीजेपी के सामने आने वाले दिनों में खड़ा होगा। ये नेता जो खड़े बन गए हैं, दे आर इमर्जिंग, इनको और ये क्या नीचे पॉलिटिकल पार्टीज के मोहताज नहीं है। को हाथ में लेकर आ पाएगी? आपने बड़ी बात कही कि पॉलिटिकल लीडरशिप के मोहताज नहीं है ये नेता। अब क्या इन पर काबू पा पाएगी बीजेपी? ये बड़ी चुनौती होगी नई लीडरशिप के सामने। मुझे माफ कीजिएगा शर्मा साहब, मिश्रा साहब, नहीं, अभी तक तो नहीं लग रहा वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, आशुतोष, जीतू पटवारी और आर के मिश्रा साहब, आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।